मैं माफ़ी मांग लूँगा कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कोई इंटेंशन नहीं है। जो मैं सर आपका जो प्योर एक क्वेश्चन है उसका प्योर आंसर देना चाहूँगा। मुझे याद दिला देना, मैं पहले शुरू लाइन से करता हूँ। हाँ। देखो, एक तो मैं पहले बताना चाहूँगा, यू डोंट टेक मी लिटरली सेंस में मत लो। अब पिछले 30 साल से मेरे सारे नाटक ऐसा ही हो रहा है। जो कहानी मैं बोलना चाहता था वो मैं बोल नहीं पाया, लेकिन लोगों ने थर्ड कहानी बता दिया, थर्ड डायमेंशन बन गया, फिफ्थ डायमेंशन। 24 आवर्स 365 डेज एक ही पैशन में अगर काम नहीं करते हो तो आप अपने आप को प्रोफेशनल लेकिन सर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लिखना एक बहुत हार्ड लेबर है? मतलब लिखना हार्ड लेबर है शरीर से, दिमाग से फन। If you are not getting fun out of it, then sorry, don't do theater or writing or lavables. कि सम्राट अशोक को बिठा दिया मैंने जमीन पे तिस्सा के सामने, और तिस्सा वेरी प्राउडली वक्त में अब किसी लिए जलने की, मरने की, पनिशमेंट। तो you should have the power of to cheat. तुम चीटिंग नहीं करोगे, फ्रॉड नहीं, चीटिंग नहीं करोगे, तो विश्व very difficult to exist or establish yourself as a painter or writer. लेकिन जो राइटर है वो बहुत क्या बिकॉज सोच समझ के पॉलिटिकल करना चाह रहा है, नहीं कर रहा। रविंद्रनाथ ठाकुर इज पॉलिटिकली अवेयर बट नॉट पॉलिटिकली कन्विंस्ड। शेक्सपियर पॉलिटिकली कन्विंस्ड, दैट्स व्हाई हरल्ड जेरल्ड ने कहा था शेक्सपियर इज द फर्स्ट बोल्शेविक। चालाकी के साथ, अगर वो चालाकी नहीं तो तब भी उधर देते राजा लोग, एलिजाबेथ उसे चालाकी के साथ राजा का धोखा कर दिया सारे ना। जिसमें से एक नाम तो मुझे लेना बहुत जरूरी है, वो मेरे लिए ईश्वर है, उसको कभी कोई नकल नहीं कर सकता, पिकासो भी नहीं करता, उसने भूल भी दिया था। विंसेंट वो इसलिए नहीं खींचता कि बहुत अच्छा पेंटिंग करता था, उसका जिंदगी बहुत मुझे मजा आता है। खाना नहीं मिलता था, प्यार में धोखा खा गया, घूमता रहता था, अभी मजदूर के पैरा में जाके काम कर रहा है, सारा पैसा उनको दे दिया। एक भी पेंटिंग मुझे सबसे ज्यादा जो मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है वैन गॉग को लेके, उसका भी कोई पेंटिंग नहीं बिका था, मेरा भी कुछ। अचानक दीपंकर का चरित्र के अंदर फेमिनिटी आ गया, तिस्सा का चरित्र के अंदर मस्कुलिनिटी। अचानक वो बड़े बड़े पेड़ के बैठ गया और ऐसा क्या लिख रहा था, मेरे हाथ में होता पता नहीं मैं क्या करूँ। सबने कहा तो दिखा, उसे मैकबेथ नाम का नाटक लिखा नहीं। मैकबेथ इज नॉट ए नाटक, मैकबेथ इज ए हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड का एक्चुअल। उसको ले लिया और क्रिएटिविटी कहाँ दिखाया, सी विच बॉन्ग बॉन्ग चोंग करके उसने मैकबेथ को इंस्टिगेट कर दिया, मरवा दिया, मार दिया। गोगोल का जो स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, अलेक्जेंडर पुश्किन के शॉर्ट स्टोरीज समाज को दिखा रहा है, स्पेशली अलेक्जेंडर पुश्किन। ये अचानक मेरे दिमाग में आ गया, अलेक्जेंडर पुश्किन की जो शॉर्ट स्टोरीज हैं सिंपल सा है, पिस्टल, पोस्टमैन, लेकिन वो कहानी पढ़ो तो तुम्हें जरूरत नहीं है कि आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का जरूरत है। द होल स्टोरी बेस्ड ऑन पॉलिटिकल साइंस, लेकिन सोशल नहीं। चाहे रविंद्रनाथ टैगोर भी हो, मैं जानता हूँ कि बड़ा कंट्रोवर्सी होगा, ये जो चीज है, ये रक्तकौरवी में राजा अंधकार में क्या बैठा रहता है, कहाँ से लिया है इसने? ये राजा नाटक में राजा जो अंधकार में बैठा रहता था और नंदिनी कहती थी राजा राजा तुम बाहर आओ, कौन? ब्लू एज नाम का कोई पेंटिंग हो, ब्लू एरा, पिंक एरा, ऐसा कुछ नहीं था, पूरा था कुछ भी। इरोटिक भी बनाया है उसने, इतना खराब इरोटिक बनाया है, तू जानता है कि लोग देखना नहीं पसंद करेंगे। जो चाहता था वही मैं ये चाहता। मैं औरंगजेब को जिस ढंग से मैंने बनाया है, औरंगजेब खराब है वो, लेकिन औरंगजेब का खराब होने के पीछे सोशल डेफिनेशंस हैं बहुत सारे। रिग्रेट करते थे उसके फादर मदर नहीं फादर। तो मेरा सारे कैरेक्टर्स सोशली मोटिवेटेड है। हिंदी भी बोलते हैं और साथ साथ में बंगला आपका जो मेन वो है, तो अगर आप चाहें उसमें थोड़ा सा इधर उधर करना तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे सवाल हिंदी में होंगे। साथ साथ हम थोड़े समय बाद हम अपने ऑडियंस को भी उसमें लेके आएंगे और उनसे भी कोई भी सवाल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जब सर ने बताया कि ऐसा कुछ कर रहे हैं तो कहानी हम समझना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी क्या है कहानी। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं आपके जीवन से करूंगा कि आपका जो कलाकार जीवन था
उसकी कहानी क्या है, थोड़ा संक्षेप में अगर आप बता पाए। वैसे तो कलाकार का जीवन और नाटककार का जीवन और कहानीकार का जीवन अलग अलग फैकल्टी में डिवाइडेड है। सब जोड़ के कहूँगा तो बड़ा लंबा होगा इतिहास। हर इतिहास लंबा ही होता है, कुंजी फॉर्म में इतिहास तो होता है। लेकिन आज का ये आपका इवेंट जो है ये कहानी के ऊपर है, तो मैं कहानी के बारे में कहना चाहूँगा। हो सकता है मैं इधर उधर भटक जाऊँ तो आप मुझे घुमा फिरा कर लेके आइए। कहानी लिखने का शुरुआत हुई थी तो मैं स्कूल में छठी कक्षा में, और ये मज़ा मुझे मिला था तब जब मुझे एक उस टाइम परीक्षा में, बांग्ला के परीक्षा के टाइम में एक निबंध लिखने के लिए कहा गया था। निबंध का विषय नहीं भूल गया हूँ मैं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैं बहुत कुछ लिखा था, बहुत। तो मुझे लगा कि मुझे काफ़ी प्रशंसा मिलेगा इसको करने के बाद। लेकिन जो दीदीमुनी थी वो जब एग्ज़ाम के बाद, परीक्षा के बाद तो उत्तर पत्र लेके आके बैठे, पहले ही कहा रोल नंबर 26 खड़े हो जाओ। तो मैं खड़ा हो गया, मुझे मालूम था मुझे कहेंगे तुम बहुत अच्छे लिखते हो, ये कहा। बाहर आओ, बाहर चले गए। हर जीनियस की जिंदगी शुरू होता है खट्टी खट्टी चीज़ों से। तो मेरा भी उससे कुछ कम नहीं था। उन्होंने शुरू में कहा हाथ पातो का हाथ दिखाओ। हमने हाथ पात दिया और हाथ में मुझे मिला। फिर पढ़ना शुरू, सुनो सब सुनो। उन्होंने उस दिन मुझे कहा था बंकिम चंद्र, तुम्हारे क्लास में एक बंकिम चंद्र है, उन्होंने लिखा है। फिर निबंध पढ़ना शुरू किया और मुझे अब मैं एहसास है मेरा, ये मैं मालूम है कि जो बैठे थे बच्चे वो मेरे जैसे ही थे, ठीक, मेरे जैसे ही थे, अच्छे नहीं मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन वो ऐसे हंस रहे थे जैसे वो बहुत अच्छे हैं। मैं बंकिम चंद्र हूँ तो शरद चंद्र है, ऐसा खूब हंस रहे थे। फिर मैं तुमको क्या रचना लिखने के लिए कहा, मैंने बताया तुमने ये क्या लिखा है। हाँ ये बात सही है, जो रचना की उन्होंने कही थी वो मैं लिखा नहीं था, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा खत्म हुआ था। दुर्गा पूजा में हमें एक किताब उपहार में दिया जाता था, हमारे पिताश्री देते थे, उसको शारदीय संख्या कहते हैं, तो फेमस है, अभी फिर वो चालू हो गया। देव साहित्य कुटीर, देव साहित्य कुटीर का एक बुक मुझे उन्होंने दिया था, उदयवन या ऐसा कुछ नाम था, रामधनु इस टाइप का। उसमें से एक कहानी मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैंने वही लिख दिया था। मतलब उसका जिस्ट, कोई गलती कुछ नहीं था उसके अंदर। वो जिस्ट और रचना का, निबंध का जो सब्जेक्ट था एक ही था। लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरा जो दीदीमुनी थी वो उनका ज्ञान कुछ कम था, लेकिन उनका बात कहे सही था कि जो पूछा जा रहा है वो क्यों नहीं लिख रहे हो, क्यों नहीं लिखते हो। मायूस हो गया था मैं। उन्होंने मुझे जो उल्टा सीधा बात कही सबके सामने, उससे मायूस नहीं हुआ। मायूस हुआ कि जो बाकी सब बच्चे थे, 40 के करीब बच्चे थे, सब हंस रहे थे। मुझे लगा मैंने तो फिर लिखा भी है, 4 पेज का लिखा था, उनमें से कुछ कुछ लोगों को बोलना भी है, उसके बाद भी वो हंस रहे थे। ठीक है, वो तो गई बात। उसके बाद जब मैं 9th क्लास में था, 9वीं कक्षा में था, मैं हिस्ट्री में मेरा शौक था बहुत, क्योंकि हिस्ट्री एकमात्र सब्जेक्ट है, मुझे आप सब इसमें आप वाकिफ हो, हिस्ट्री एकमात्र सब्जेक्ट स्टोरी बुक जैसे पढ़ा जा सकता है। हिस्ट्री पढ़ा जाता है, मज़ा आता है। और मैं हिस्ट्री के बहाने मैं नॉवेल पढ़ा करता था, इतिहास का आश्रित जो नाटक कहानी है, खास करके शरदिंदु बंदोपाध्याय, उनका तो इतिहास का नाटक जो नॉवेल है बहुत बढ़िया है, शरदिंदु, प्रमोदनाथ ऋषि। तो उनमें से एक कोई क्वेश्चन आया था, उसमें भी मैं बड़ा चढ़ा के मैं इतिहास का क्वेश्चन लिख दिया
और वो भी दीदीमुनी थी, लेकिन वो बहुत लाइक करती थी मुझे। उनने मैं कहा तुम पिताजी को बुला के लाओ। जब कोई शिक्षक ये कहता है ना कि छात्र से पिताजी को बुला के लाओ, तो पता चल जाता है कि क्यों बुलाओ। कि जो फर्स्ट है तो उसको कभी पिताजी को बुलाया नहीं जाता, तो लास्ट वाले को बुलाया जाता है। तो मुझे बुलाया, मैं जाके पिताजी से कहा, और पिताजी पहले ही सुन के ही वो नाराज हो गए, जरूर तूने कुछ किया होगा। मैंने अभी तक तो कुछ किया नहीं है, अब जाके आप जाइए पता चल जाएगा। तो मुझे साथ भी लेके चले गए। तो दीदीमुनी गुप्ता जी तुमने उनके नाम, उन्होंने कहा कि नहीं त्वरित अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ये सुन के मैं और भी हैरान हूँ, अच्छा है तो पिताजी को बुलाया। अरे इसका एक अशुभ है, उन्होंने ये सब्जेक्ट का ये वर्ड यूज किया था, अशुभ, ये बीमारी है। ये बहुत लिखता है, इतना हमने 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये 7-8 पेज का लिखा है। जो लिखा है वो कहानी के लिए अच्छा है, एज ए स्टोरी इट्स ए वेरी गुड, इज ए वेरी गुड स्टोरी टेलर। लेकिन ये नहीं है औरंगजेब या शाहजहां या बाबर का चरित्र में ये सब कुछ नहीं है। ये किसी कहीं से पढ़ा है, किसी कहानी पढ़ा है, फिक्शन पढ़ा है, उसमें से लिख दिया इसने। अब मैंने तो उसे तो क्षमा कर दी, और जितना पेज का लिखा है उसके हिसाब से मैं नंबर दिया। टेक्स्ट में, सब्सटेंस में नंबर नहीं दिया। लिखा है, अच्छा है, पढ़ता है, इससे पता चला कि इज ए वेरी गुड रीडर। बट आप इसको जो कंट्रोल कीजिए, इसके टेबल से कहानियों का किताब निकाल लीजिए। नहीं तो ये एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में बड़ा प्रॉब्लम है। बांग्ला में एक बात है कि घुमंत प्रतिभा यदि जगे उठे, मतलब सोया हुआ टैलेंट अगर जाग जाए, तो वो और जिन या भूत या प्रेत बराबर होता है। वो जाग के ही बैठा रहता है। इंसान मर जाता है, लेकिन भूत प्रेत मरते नहीं है ना, वो जाग के बैठे रहते हैं। तो मुझे कहानी का भूत मुझे जकड़ लिया, कहानी लिखना शुरू किया। शुरू में कहानी नहीं लिखता था कविताएं, और कविता भी मैं डिफरेंट कलर के इंक से लिखा करता था। ग्रीन से रोमांटिक कविता लिखता था, रेड से विप्लव का कविता लिखता था, लेकिन उससे मन नहीं भरा। कविता छोटा लिखता होता, मैं बड़ा लिखने लगा। तो फिर मैंने कहानी भी लिखना शुरू की, और रीडर थी मेरे मदर, वो पढ़ती थी, बहुत मोटिवेट भी करती थी। लेकिन वहाँ पे भी एक धक्का लगा जिस दिन उनका कुछ किसी कारण मूड ऑफ था। उन्होंने कहा तू तो नोबल करता है, मतलब उन्होंने कहा तू ऐसे झाड़ता है, किसी कहानी के किसी किताब से तुमने झाड़ता। हाँ ये सच है, मैं झाड़ता था, क्योंकि इतना कहानी तो मैं लिख नहीं पाता था ना, तो कहीं से थोड़ा सा मुझे आइडिया आ गया, मैं लिख देता था, और उनको लगा कि मैं झाड़ रहा हूँ। यहाँ से कहानी लिखने का शुरुआत, और 1974 तक आते आते मैं मोटा मोटी दिल्ली में शॉर्ट स्टोरी राइटर के हिसाब से थोड़ा मेरा। तो आपकी उम्र क्या रही है? 1973-4 में 21-22 साल। और उसी टाइम एक एंथोलॉजी निकला, राजधानी गल्प संकलन, राजधानी का कहानी, एंथोलॉजी ऑफ राजधानी, कैपिटल सिटी ऑफ। उसमें मेरा एक फ्रेंड था, उसको वो हर बार वो ऐसे चैलेंज देता था कि हम यंग हैं, हम अच्छे लिखते हैं, बाकी सब बेकार नहीं है। तो वो स्टोरी लिखता नहीं था। उसने कहा तुझे लिखना पड़ेगा, तू लिखता अच्छा लिखता है, तू इस मैगजीन में लिखता है, उस मैगजीन में लिखता है। और सब जो था इंसिडेंटल नाटक कहानियाँ लिखता था मैं, ऐसा नहीं कि मैं काफ़ी लंबा स्टोरी सब लिखता था। जैसे सत्यकाम के साथ कहीं मैं कॉलेज बंक करके कहीं बैठा हुआ था। आपके दोस्त? सत्यकाम मेरा दोस्त था, तो घास पे लेटा हुआ था, मैं बैठा हुआ था शब्दजंग टूम में। तो वो उसका अपना रोमांटिक लाइफ के बारे में वो बता रहा था। उसमें कुछ ऐसा चीज़ था जो मुझे स्टक कर गया मेरा दिमाग के अंदर। मैंने उसको लिख दिया, सत्यकाम और शब्दजंग टूम, शब्दजंग टूम, सत्यकाम और बाकी सब। वो भी एक बहुत जबरदस्त उसका लोग बड़ाई कर रहे थे। सत्यकाम को राताराती उसको मैंने फेमस कर दिया। स्टोरी लिखना चालू कर दिया, और ये जो कहानी जो मैंने लिखा था, माँ खीदे मतलब मदर हंगर नहीं, नो हंगर, हाँ
माँ मतलब नाक। ये एक अजीब व गरीब इंसिडेंट है। उस एंथोलॉजी के लिए दिल्ली एंड फ्यू ग्रेट राइटर जो दिल्ली में रहते थे उस टाइम, उनका स्टोरीज उसमें था, जिसमें शिशिर दास थे, चाणक्य सेन, लोकनाथ भट्टाचार्य, प्रमोदनाथ बिशी। हिमाद्री ने कहा तुझे सबसे अच्छा कार्य लिखा। ऐसा तो लिखा नहीं जाता, तो ऐसे तो है नहीं सबसे अच्छा इसे लिखूंगा। हिमाद्री ने उस टाइम मेरा नेचर अब का नेचर नहीं था, और भी ज़्यादा मतलब हैगाबॉन बोहेमियन जैसा था मैं। उसने मुझे कहा तू घर के अंदर बैठेगा, जब तक मैं आऊँगा नहीं तब तक तू घर से निकलेगा नहीं। रोज आता था, कहता लिखा है, हाँ लिख रहा हूँ। तो एक दिन गुस्से में क्या किया, वो बाहर से ब्लॉक कर दिया मुझे। और मेरे पेरेंट्स जो थे वो तब कोलकाता गए थे। और ये आपके दोस्त थे? हाँ, हिमाद्री। अच्छा। उसने लॉक कर दिया, वो को एडिटर था उसमें एंथोलॉजी का। अच्छा। लॉक कर दिया, वो खाना वाना देके जाता था, वो सुबह शाम रात को खाना खिड़की से लेके जाता था। और मैंने अब इस ढंग से लिखा जाए, ये तो कैसा हुआ, ये ना एक क्रोनोलॉजिकल डे टू डे जीवन चर्चा था, रोज का कहानी लिखता था उसमें। एक आदमी को ढूंढ लिया मैंने, वो आदमी ऐसा ही है, वो कॉलेज ऑफ आर्ट में वो स्टूडेंट है, वो घूमता रहता है, कोई एक रैंडम स्टोरी था वो, एक रैंडम। और मेरा मेमोरीज थे, जो जब बच्चा था उस टाइम, 1962 का जो चाइनीज वॉर का टाइम में जो इंसिडेंट्स होते थे, हम ट्रेन्स में खेलते थे, रात को सायरन बजा करता था। दीपंकर तुझे याद होगा, रुमा तुम्हें भी याद होगा 62 का वॉर का ये इंसिडेंट। हम छुप जाते थे और छुपने के बाद फिर टॉर्च लेके देखते थे बॉम्ब गिर रहा है या नहीं गिर रहा है। तो वो सब पता नहीं ऐसा आ गया। तो उस टाइम भूचाल आया था, बहुत बुरी तरह भूचाल आया था, तुझे दीपंकर तुम्हें भी याद होगा। भूचाल के बाद नेक्स्ट वर्ड था भागो। अब भूचाल के बाद भागता कौन है? अब भूचाल के हाथ से तो बच नहीं सकता कोई। भूचाल भागो, ये सब होता, वो सब वर्ड यूज करता था। मैंने या हिंदी का वर्ड यूज, काफी हिंदी का वर्ड यूज किया था उसने कहानी में। अनफॉर्चुनेटली वो नॉवेल भी और स्टोरी भी जबरदस्त हिट हुआ। देश पत्रिका में रिव्यू निकला, वो रिव्यू मेरा स्टोरी के लिए नहीं था, क्योंकि डॉक्टर शिशिर कुमार दास थे, लोकनाथ भट्टाचार्य थे, चाणक्य सेन, निमाई भट्टाचार्य, ये दे आर टॉप राइटर्स बांग्ला शॉर्ट स्टोरीज के। उनके लिए रिव्यू था, लेकिन खास जगह मैंने बनाई। शुरू में लिखा गया था देश पत्रिका में, लास्ट स्टोरी जो है उसका सबसे आगे होना चाहिए था, लेकिन वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम उम्र का आदमी है, लड़का है। वो देखने के बाद, सुनने के बाद और मैं रोका नहीं, मैं लिखता ही गया, खूब लिखा। एंड एंड ऑफ द डे 12 शॉर्ट स्टोरी को लेके मेरा एंथोलॉजी भी निकला, शॉर्ट स्टोरी का एंथोलॉजी निकला, वही लास्ट और वही खत्म। उसके बाद है लिखूंगा भी नहीं, मैं लिखता नहीं हुआ बस। मेरा स्टोरी का जर्नी यही है। स्टोरी का स्टैंडर्ड क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एकदम दूसरे ढंग के, दूसरा केमिस्ट्री है इसका कहानी। स्पेशली देवेश रॉय ने एक बात कही थी कि वाई दिस मैन इज नॉट राइटिंग रेगुलरली फॉर कोलकाता मैगजीन। और वो मेरा धात में, बांग्ला में धात में, मतलब मेरा काठी में नहीं है कि कोलकाता में जाके मैगजीन में मैं कहानियाँ लिखूँगा। कुछ कभी कभी लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरा कोई एम्बिशन है, आकांक्षा नहीं है मैं नाटक लिख के या कहानी लिख के ना कुछ। आपका जो कलाकार जीवन रहा वो एक कहानीकार के तौर पे क्या रहा, लेकिन आप एक नाटककार भी हैं, आप छविकार भी हैं, कविता भी लिखते हैं। तो उसके तौर पे अगर देखा जाए, आज के समाज में अगर देखा जाए, तो कहानियों का कैसी कहानी बताई जानी चाहिए? क्या है रोल सोसाइटी में कहानियों का? स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? जो बताई जा रही है उसमें क्या क्राइसिस है? तो आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं बांग्ला में भी बोल सकता हूँ। কিছুদিন আগেই আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল গল্প সম্পর্কে, এটাই বলেছিলাম গল্পহীনতা দেখা দিয়েছে। নো স্টোরি লাইন,
एक किस्म का स्टोरी शुरू हुआ है। नाटक में तो बहुत ज़रूरी है ये स्टोरी लिखना, स्टोरी दिखाना। अगर स्टोरी नहीं है तो आगे कुछ बढ़ेगा नहीं। उदाहरण के तौर से मैं बताना चाहूँगा, गल्प आसले एक प्रस्ताव, एक कहानी, एक ओपिनियन है, समाज को दिया जाता है ओपिनियन। ऐसा नहीं है कि जो कहानी लिख रहा है वो बता रहा है कि ऐसा चलो, नहीं। एंड ऑफ द डे किसी न किसी तौर से, किसी न किसी पहुंच में वो किसी लोग के पास वो एक ओपिनियन जो है वो स्ट्रक्चरली उनके पास जाके पहुंच जाता है और उस ओपिनियन को लेकर आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही दुनिया भर के महान नाटक में, महान कहानी में इसको देखा जाता है, जिसमें टेल ऑफ टू सिटीज द मोस्ट फेमस स्टोरी, उसके बारे में मैं कह रहा हूँ। फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसका बेस्ड ऑन दैट रेवोल्यूशन जो लिखा गया था वो टेल ऑफ टू सिटीज, डेविड कॉपरफील्ड। सामाजिक परिवेश रहना चाहिए आप। यस, प्रस्ताव, वॉर एंड पीस, क्वाइट क्लोज द डॉन, ये जो कहानियां हैं ये एक खाली समाज को दर्शा नहीं रहा है, एक परिवर्तन को भी दिखाया जा रहा है। गॉन विद द विंड, पेंट योर वैगन, सैंक्चुअरी विलियम फॉकनर का, ये एक खाली एक मनोग्राही, मतलब मनोरंजन करने के लिए नहीं लिखा जा रहा था। या जो नाटक, जो कहानी लिख रहे थे, मैं नाटककारों से बार बार ये नाटक आ जाता है वर्ड, क्षमा कीजिएगा, ये एक दृष्टिकोण है, ये तो सीरियस है। मजेदार है टॉम्स, उसका जो हकलबेरी फिन, टॉम सायर, चेखोव की जितने भी कहानियां, शॉर्ट स्टोरीज, गोगोल का जो स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, अलेक्जेंडर पुश्किन के शॉर्ट स्टोरीज समाज को दिखा रहा है। स्पेशली अलेक्जेंडर पुश्किन, ये अचानक मेरे दिमाग में आ गया, अलेक्जेंडर पुश्किन की जो शॉर्ट स्टोरीज हैं सिंपल सा है, पिस्टल, पोस्टमैन, लेकिन वो कहानी पढ़ो तो तुम्हें जरूरत नहीं है कि आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का जरूरत है। द होल स्टोरी बेस्ड ऑन पॉलिटिकल साइंस, लेकिन सोशल कहानियां। जो कहा कि ये स्टोरी का रोल है, स्टोरीज का रोल यही है, इसलिए स्टोरी लिखा जाता है। ये एक प्रस्ताव है, मतलब ये मेरा ओपिनियन है, ये रेजोल्यूशन है, स्टोरी के फॉर्म में है। फिर उसके ऊपर बेस्ड ऑन दैट रेजोल्यूशंस बड़े बड़े पॉलिटिकल डिस्कोर्स हुआ है। इको साइंस का भी काम उससे ही होता था। मेरे लिए तो यही है, यही चीज़ है। जब आज ये कहा जाता है कि हम अपने आवाज़ को व्यक्त करना चाह रहे हैं, हम अपनी कहानियाँ बताना चाह रहे हैं, हम जो हमने देखा है वो बताना चाह रहे हैं, तो फिर वहाँ पे पॉलिटिकल स्टैंड कहाँ? बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपना कहानी बताने का मतलब ये नहीं, रोमा ने रोमेश के साथ प्रेम किया, 2 साल पहले रोमा रोमेश को रोमेश दा कहती थी। फिर रोमेश को जब नौकरी मिल गया, फिर दादा निकाल खाली रोमेश कहना, रोमा रोमू कहना शुरू कर दिया। फिर रोमा के बाप के पास जाके उसने कहा कि मैं नौकरी करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। फिर रोमा का बाप ने पूछा आपका कास्ट क्या है, उसने बोला मैं कास्ट हूँ। कहते नहीं हो सकता, मैं हम तो ब्राह्मण हैं। तो कहानी वहीं खत्म। नेक्स्ट चैप्टर अनाई बज रहा है। रोमा का जो हस्बैंड है वो जादवपुर यूनिवर्सिटी का कोई इंजीनियर है, उसके साथ शादी हो गई, शादी कर ली, और जिसके रोमेश जो है वो मांसोपोरी भोजन कर रहा है उसके शादी में। ये कहानी का स्ट्रक्चर है। एंड मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। 99% बांग्ला उपन्यास, मैं तो बंगाली हूँ, बांग्ला उपन्यास ही पढ़ता हूँ, इसी बेस का था। प्रेम, भालोबासा। भालोबासा एक ऐसा वर्ड है जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर से लेके तोड़ित मित्र तक भालोबासा वर्ड यूज करता है। आपके इसी बात में एक वर्ड में पकड़ लेता हूँ। आपने स्ट्रक्चर की बात बोली अभी, यही स्ट्रक्चर है, आपने बात बोली। तो नाटक या कहानी का जो स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में आप थोड़ा सा बात बोले कि स्ट्रक्चर। हाँ, कहानी का स्ट्रक्चर
इसका मतलब मैं क्या ये कहना चाह रहा हूँ कि इस स्ट्रक्चर के बाहर होना चाहिए? नहीं, बाहर नहीं होगा लोग पढ़ेंगे नहीं, कोई नहीं पढ़ेगा। बांग्ला में जितना पब्लिशर है वो जिंदा ही है बांग्ला शॉर्ट स्टोरी का कहानी छाप छाप कर। एक पूरा मार्केट है जो हेरिटेज मार्केट है, कॉलेज स्ट्रीट बुक बाजार, बुक मार्केट, उसमें 99% शॉर्ट स्टोरीज का किताब निकलते हैं, अच्छे अच्छे निकलते हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं हम एक्सीडेंटल बात नहीं कर रहे, हम क्या स्टोरीज का लैंग्वेज क्या होना चाहिए। बांग्ला में ही लिख रहा हूँ, वो वाला लैंग्वेज का बात नहीं कर रहा हूँ, लैंग्वेज का बात कर रहा हूँ जो मोड ऑफ एक्सप्रेशन तो बांग्ला होगा, लेकिन द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगा, वो इंटेंशन ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगा, वो उसके बहुत जरूरी है। ये 1940s में रविंद्रनाथ ठाकुर का जो ट्रेडिशन था उसको तोड़ा जिन्होंने 40s के जो रेवोल्यूशनरिस्ट राइटर्स थे, प्रेमेंद्र मित्र, नरेंद्र मित्र, वजेंद्र मित्र, सारे मित्र थे, अनफॉर्चुनेटली मैं भी मित्र ही हूँ। तो प्रमोथनाथ बिशी, ओमियो चक्रवर्ती, खास करके शिवराम चक्रवर्ती, सब उसको जानते हैं कि असीन नाटक, असीन गल्प लिखे शिवराम। लेकिन ईश्वर पृथ्वी भालोबाशा एक नॉवल है उनका। नॉवल क्या है? नॉवल बहुत लंबा कहानी को ही नॉवल कहा जाता है, बहुत चरित्र होते हैं उसमें, और घुमा फिरा के चरित्र इधर से उधर से एब्स्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं, डिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन लास्ट सीन में आके वो शमशान में आग जल रहा है और कहानी ओम शांति खत्म। यही नॉवल के साथ शॉर्ट स्टोरी का, शॉर्ट स्टोरी में इनकम्प्लीटनेस होता है, रहता है, ऑलवेज रहता है। इनके बाद 40s के जो राइटर्स थे, उनके बाद जो लोग आए वो 3 बैनर्जी, मानिक, ताराशंकर, विभूति, ये तीनों ने डायमेट्रिकली चेंज कर दिया जो क्वेश्चन का इंटेंशन आप लोगों का है, मैं वही बता रहा हूं। इन्होंने डिटेल में मैग्नीफाइंग ग्लास लेके वो नाटक कहानी लिखते थे, शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे, उपन्यास लिखते थे। विभूति भूषण के बारे में कहा जाता है पचल पचली बिकॉज ऑफ सत्यजीत राय, लेकिन उनका शॉर्ट स्टोरीज पढ़ो तो भी पता चलेगा क्या लिखते थे। मानिक बंदोपाध्याय पद्मा नदीर माझी के बारे में उनको पता है कि मानिकेर যদি ছোট গল্প পড়া যায়, ছোট বকুলপুরের যাত্রী, एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग, आप लोग पढ़ोगे तो बताने से एक्सप्रेशन ठीक नहीं होगा, वो पढ़ोगे तो पता चलेगा। एंड ताराशंकर अनबिलीवेबल लोअर कास्ट कम्युनिटी रेवोल्यूशन जो उन्होंने लिखा है, जो चीज उन्होंने एक्सप्रेस किया है वो है रोल। एक धारा चेंज कर दिया लोगों का, सोचने का धारा, इसलिए मैंने कहा प्रस्ताव है, सोचने का धारा। और ये कहानी के स्ट्रक्चर की, ये कहानी का स्ट्रक्चर थी। ऐसा नहीं सोचा जा सकता है कि कहानी पढ़ने के बाद हम सब मिलकर लाल झंडा देके या पीला झंडा देके रास्ते में निकल। नो, सोचने का तरीका जो मैं बहुत ऑलवेज मैं नाटक में भी कहता हूँ कि नाटक सीखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चिंता करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चिंता करना सीख, यही स्ट्रक्चर है, जो मेरा हिसाब से यही स्ट्रक्चरल चेंजेस। सर आप बाय प्रोफेशन आप चित्रकार हैं, आप पेंटिंग ड्राइंग्स आप बनाते हैं, साथ में आप नाटककार भी हैं और कविताएं भी लिखते, लिटरेचर में भी आपका योगदान बहुत रहा है। तो अगर मैं सवाल करूं कि आजकल के टाइम में हम कंसेप्चुअल आर्ट को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि कंसेप्चुअली आर्ट को प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि पेंटिंग में या ड्राइंग में, विजुअल आर्ट में कहानी का कोई एक महत्व है या कहानी का कोई रोल है जो हम समझ सके, या उसकी कोई ज़रूरत है, या वी शुड नॉट थिंक अबाउट कहानी एट ऑल? नहीं, मुझे ये कहने का अधिकार नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ यही ऐसा होना चाहिए। अंजुन या अमन या संदीपन जिस ढंग से काम कर रहा है वो कंसेप्चुअल है या नहीं है, ये मेरे दायरे के अंदर आना आता है, मैं उसको नकार रहा हूँ, ऐसा नहीं। जब एक इंडिविजुअल का एक पर्सनैलिटी जब ग्रो कर जाता है, उसका चाल चलन से लेके, उसका बाल बनाने का ढंग से लेके, उसका कपड़े पहनने का जो उसका जो तौर तरीके हैं, उसके आदतें जो बने हुआ है, उसका पर्सनैलिटी के हिसाब से होता है। अगर ये नहीं होगा तो उस चरित्र का चरित्रायन करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
एक ही जैसा प्रोटोटाइप होगा सब। मैं अपना बारे में कह सकता, दूसरे के बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगा। मेरा जो ड्राइंग्स है, मेरी ड्राइंग ओरिएंटेड है, लेकिन मेरा ड्राइंग करने का ढंग जो है वो पेंटिंग ओरिएंटेशन में होता है। ओनली लीनियर फॉर्म में नहीं होता, उसमें मॉड्यूलेशन भी होता है। सारे कहानी आप लोगों ने शायद अंजन को पता होगा कि मेरे जो कैप्शंस होते हैं वो स्टोरी लाइन जैसी होता है। वेरी सिंपल होता है, वेरी सिंपल। 3 birds and the woman with the flower, या sleeping in the flower bed, ऐसे सब वेरी सिंपल लगता है कि ये पेंटिंग का कैप्शन नहीं है, किसी स्टोरी का हेडलाइन है, ऐसा लगता है। मुझे किसी ने पूछा भी था, तो मैं देखिए यस, अगर मैं इनके नाम को हटा दूँ, हटा भी देता हूँ कभी कभी, लिखकर कॉम्पोजिशन 1 कॉम्पोजिशन 2, लेकिन मेरा मन भरता नहीं उससे, क्योंकि जिनको बना रहा हूँ और फिगरेटिव है। सुजल, रामाकांत कार क्लीनर, रामाकांत कार क्लीनर एंड हिज कार, ये सब लिखता हूँ। व्हील चेयर में बैठा हुआ मेरा नेफ्यू, ऐसा ये सब मैं लिखता हूँ। अगर मैं इनको हटा दूँ तो दीज आर ऑल स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ नहीं करना चाहता हूँ, स्टिल लाइफ है, वुमन विद द स्टिल लाइफ, ओल्ड वुमन एंड द एप्पल एज अ स्टिल लाइफ मैंने बनाया। ओल्ड वुमन बनाया, देख के लगेगा दांत वांत है नहीं, लेकिन एप्पल हाथ में पकड़ के बैठी, वो ना वो ईव है ना एप्पल खाने का हिम्मत कर रही है। मुझे मेरा स्टोरीज जो है ऑल, ये इसका एग्जीक्यूशन का सारा जो सोर्स है ये एक्चुअली फॉर एंशिएंट केव आर्ट। केव आर्ट जो है ये मैंने पहले भी कहा था, ऑनलाइन का एक क्वेश्चन था, ऑनलाइन ने मुझसे पूछा था, यही मैंने इंटरव्यू में यही बोला था मैंने। अल्टा वेरा केव में जो सांड का पेंटिंग बना हुआ है वो किस लिए बनाया था? कुछ नरेट करना चाहते थे। आज जब वो डिस्कवरी हुआ, वहां पे जब खड़े हो जाते हैं लोग, उसको देख के दुनिया भर के कहानी, मनोरंजन कहानी बनाते रहते हैं। जरूरी है साल भागता हुआ आ रहा था और उसके बाद उसको खून कर दिया गया, उसको मर्डर कर दिया गया, फिर उसका किसी ने वो वाला ड्राइंग नहीं किया जो अल्टामेया का सांड को मारने के बाद काट पाट के वो खा रही है, ऐसी कोई नहीं है। लेकिन और बहुत कुछ है, शिकार का है। भीमबटका में जाओ तो गया हुआ है, भीमबटका में यही है स्टोरी। इफ योर पेंटिंग इज नॉट नरेटिंग ए स्टोरी, लोग एक, मैं जिस स्कूल से पास आउट हूँ, कॉलेज ऑफ आर्ट से, बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पे ना गधे जैसे काम सिखाया जाता है। अरे यार थोड़ी इलास्ट्रेशन हो रहा है, अभी साले सारा इलास्ट्रेशन है। पिकासो का गोयर्नी का इलास्ट्रेशन नहीं है क्या? एक गांव कैसा तबाह हो गया, उसका पेंटिंग। हाँ, फॉर्म मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा। तो मुझे लगता है विजुअल आर्ट में स्टोरी बहुत पावरफुल है और वो दिखाया जाता भी है और उसको देख के स्टोरी राइटर अडॉप्ट भी करते हैं। ये क्वेश्चन लेखन में उतरना चाहते हैं, जो एक लेखक बनना चाहते हैं, तो काफ़ी कुछ उनको बताया जाता है। जब वो एक जर्नी होती है उनकी, वो आते हैं और वो जगह से जब परिचित होते हैं तो काफ़ी कुछ देखते हैं और काफ़ी राइटर्स को पढ़ते हैं, तो उनको फिर जो आसपास लोग उनको बताते हैं कि भाई इस तरह लिखना है तुमको, ऐसे करना है तुमको, तब तो वो क्या वो वजह एक होती है कि वो दूर भागने लगते हैं शुरू करने से पहले, बहुत चीज़ें कि इस तरह से लिखो, उस तरह से करो। तो क्या होना चाहिए उनके दिमाग में, जो नए लेखक हैं, जो अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते हैं बतौर लेखक, तो उनके दिमाग क्या चीज़ें होना चाहिए लिखने के लिए, लेखन के लिए, चाहे वो कहानी लिखे या नाटक लिखे? समझ लीजिए, थोड़ा सा हल्का फुल्का बात अगर किया जाए तो अगर ये सब नहीं कहा जाएगा तो इंस्टीट्यूशन नहीं चलेगा। इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब बोलना, या आप आके लाइन में बैठो, फिर आप ऐसे करो वैसे करो, और आखिर में क्या कहता है, अब आप अपना कलम निकालिए और कॉपी निकालिए और लिखना शुरू करो, यही बोलते हैं। आसान तरीका तो यही है, आपको लेखक बनना है आज ही, तो आप बिट्टू के दुकान में जाइए और एक एक्सरसाइज बुक खरीदिए और 2 पेन और 2 चाय का बोतल खरीद लीजिए। 2 पेन इसलिए कहें कि आप टूटे ना, कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। और सिनेमा बनाने से अच्छा है कि कहानी लिखो, क्योंकि इसमें कोई आपको पैसे का कोई हैसल नहीं है, प्रोडक्शन प्रॉब्लम नहीं। पेन खोलो, लिखना शुरू करो,
जो मेरा पॉलिसी है, थ्योरी है, मेरा ऑब्जेक्टिव है, नाटक में ऐसे ही लिखता हूँ, हिज शो डॉट डॉट एक लाइन, रूमा डॉट डॉट एक लाइन, अच्छा और एक 2-3 कैरेक्टर होना चाहिए, अच्छा परोमा डॉट डॉट आधा लाइन, क्योंकि परोमा यहाँ गया ना छोटा पार्ट अमन डॉट डॉट हाशी मतलब हंसना, क्योंकि उसका भी कोई अलग दे नहीं है। ऐसा करते करते पेज वाइज मैं लिखते जा रहा हूँ और उसके बाद रात हो गई, सो गया, नेक्स्ट डे पढ़ना शुरू किया, मुझे लगा एक कहानी, एक कुछ लाइन बन रहा है, फॉर्मेटिव कुछ हो रहा है, खाली अंडा ही नहीं है, अब मुर्गी निकलने वाला है इसमें से। नेक्स्ट डे ऐसे ही लिखा, उसके बाद भी ऐसे ही लिखा, और भी कैरेक्टर मुझे भी लगा कि सॉन्ग तक इतना लोग नहीं है तो इतना 4 के रखो, 5वां मत लाओ, फिर घुमा फिरा के 4-5 के अंदर ही कहानी लिखते मुझे लगा इससे ज़्यादा करने का लायक पैसे हमारे पास है नहीं, इतना रिहर्सल देने वाला लोग हमारे पास है नहीं, तो मैंने नीचे नाम लिखा, डेट दिया, खत्म। तो सोच के लिखोगे, मेरा अचीवमेंट का रिजल्ट ये होना चाहिए, देन इट विल बी ग्रेट प्रॉब्लम। तुम क्या इजल में कैनवस रखो, इस साइड इजल के पास यहाँ पे पैलेट होगा, हाथ में ब्रश होगा, उसमें उसका तेल होगा, टर्पेंटाइन तेल होगा, ब्रश पोछने का कपड़ा होगा, लगा ये लाइन मारना शुरू कर दिया, यहाँ से थोड़ा सा टेक्सचर हुआ, यहाँ से थोड़ा सा फॉर्म हुआ, यहाँ ब्लॉकिंग कर दिया, अच्छा कल बाकी कलरिंग कल करेंगे, भूल ना जाए इसलिए थोड़ा सा कलर सब जगह लगा कर रखा, यहाँ पे येलो लगाऊंगा, यहाँ पे स्कारलेट लगाऊंगा, यहाँ पे फ्यूजन ब्लू, ये मैं तो उस समय से निकल गया हूँ कि मैं काले ब्लैक से करता है, बट ऑफनेट मैं कलर यूज कर रहा हूँ और वो कलर जबरदस्त हो रहा है, उसके पीछे मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं वो फॉबिस्ट का टेक्निक यूज कर रहा हूँ कि बहुत ब्राइट कलर यूज करूँगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इफ योर हार्ट इज नॉट सिंगिंग, इफ योर ईयर इज नॉट लिसनिंग, नॉट हियरिंग, लिसनिंग, if you are not looking at your or watching at your object, नहीं हो अनस्किल्ड लेबर बनाना चाहता हूँ क्या? नहीं, स्किल बहुत जरूरी है। अपने एक सीधी सी तौर से एक पेंसिल लेके जब लाइन ड्रॉ करूंगा वो सीधा ही होगा, एक सर्कल जब बनाऊंगा वो सर्कल ही होगा, वो वाला सर्कल नहीं कि कॉम्पस डिवाइडर लेके मैं देख रहा हूँ, मतलब सर्कल को एक बच्चा कैसे लिखता है, बच्चे के साथ मेरा फर्क है, तुम्हारा फर्क एक ही है, बच्चा बिना सोचे नहीं बनाता है। मैं 3 पहाड़ बनाऊंगा, पहाड़ का पीछे एक सन होगा, सन के नीचे नदी होगा, नदी के सामने बाप होगा, माँ होगा, बीच में मैं रहूंगी। सिंपल स्टोरी लाइन बना के वो पेंटिंग करता है या घर बनाता है। हाल फिल्म में मैं देख रहा हूँ बच्चे मेट्रो बनाते हैं, क्यों? देखते हैं ना, जो देखते हैं हम भी जो देखते हैं वही बनाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है स्ट्रक्चर होता है, बैक ऑफ योर माइंड, बैक ऑफ योर माइंड देयर इज स्ट्रक्चर। हम चाहेंगे कि क्योंकि हमारा ये फॉर्मेट था और पहले भी हमने कहा था कि हम ऑडियंस से भी कुछ सवाल लेंगे, तो हमारे साथ यहाँ पे ऑडियंस बैठी है और मैं उन्हीं से चाहूँगा एक एक करके कि अगर कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ अपने सवाल रखें। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि मैम अगर आपके पास कोई सवाल हो, रूमा मैम आपके पास। हाँ, ऐसे ही जस्ट डिस्कशन हो रहा था तो मैंने सोचा कि एक सवाल मेरे भी उसमें आया था, तो मैं यही मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे जो रेगुलर लिखते हैं, है ना, जो संडे राइटर्स होते हैं उनकी अलग परेशानियाँ होती होगी, लेकिन जो रेगुलर लिखते हैं उनके लिए फिगर पॉइंट क्या होता है? लाइक एक तो सडनली उसके जो राइटर है उसको लगा कि कुछ क्लिक किया और उसने लिखना शुरू किया, हो सकता है वो कविता फॉर्म में हो, एक्सप्रेशन या छोटी कोई कहानी हो, लेकिन जब डिमांड आता है कि आपको 1 महीने के अंदर एक कहानी आपको देना है, आप लिख रहे हो और एक कहानी आपको देना है, उस समय क्या डिफिकल्टी होती है आपको लिखने में कि एक पर्टिकुलर उसके लिए, मतलब रीडर्स के लिए आपको कहानी एक बुक में प्रिंट होगा, पब्लिश होगा, उस समय आपको क्या दिक्कत
होती है? ये एक ऐसा समस्या है, संकट है, जो राइटर टू राइटर ये वेरी करता है। आपको वाकिफ हुआ, সমরেশ বসু नाम का एक राइटर थे, जो कि बांग्ला में जिसे कहते हैं उपन्यास काफी देते हैं। उनका जो उपन्यास था, स्पेशली दो का नाम देता हूँ, एक है बिबौर, एक है प्रजापति। उन दिनों में शायद 70s की बात है ये, कि बिबौर और प्रजापति पढ़ने के बाद सारा बांग्ला सोसाइटी में छी छी गैलो गैलो शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये पोर्नोग्राफी, दुनिया भर के वेस्टर्न स्टोरीज भी था, नॉवल में ये मिलता है। एनीवे, उनका कंटेंट की मैं बात नहीं करता हूँ। সমরেশ বসু, সুনীল গাঙ্গুলি, শরৎ মুখার্জি, সন্দীপন चट्टोपाध्याय, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, हर पूजा के 3 महीने पहले मोटा पैसा उनको एडवांस में दिया जाता है। एक मार्केट नाम का, एक आनंदो मार्केट नाम का एक इंस्टीट्यूशन है, वो देते हैं। उनका ये उनका पेड राइटर्स कह देते हैं कि आपका देशभक्ति का में आपको शॉर्ट स्टोरी देना है, आनंदो बाजार में नॉवेल देना है, उपन्यास है सारे। अब शीर्षेंदु का आप, या शक्ति का, या सुनील का, शक्ति ने भी कुछ कुछ उपन्यास लिखा है, मैं शक्ति इज ए ग्रेट पोएट। इनका थर्ड पूजा से सारे उपन्यास एक जैसा है, खाली कैरेक्टर चेंज करते हैं, सब्जेक्ट कैरेक्टर चेंज करते हैं। फर्स्ट उपन्यास में अंजन के बदले अमन था, सेकंड उपन्यास में अमन को हटा के संदीपन को ला, रूमा के नाम पे आगे पौरवा का लिख दिया, विश्व के बदले तेरा नाम लिख दिया, ऐसा। और ये 70s की बात है, 70s से लेके 80s तक, 80 के बाद तक भी चला था ये एक है उनका ये प्रॉब्लम है। दे आर वेरी पावरफुल राइटर, लेकिन मजा आ गया पैसा बनाने में। आप इसको कैसे हैंडल करते हैं? मैं है इसलिए, एक पहला बात तो मेरा बॉन्ड हैंडलर माय गॉड इज विद ऑलवेज विद मी, बिकॉज़ ही मुझको ऐसा आशीर्वाद दिया कि इतना अच्छा दिखता ही नहीं हूं, तो मुझे कोई बोलता भी नहीं लिखने का, पैसा ही नहीं मिला। नहीं, लेकिन सर आप दूसरे मैगजीन्स के लिए आप रेगुलर लिखते थे, आपको गुस्सा भी आता था लिखना, लेकिन आप लिखते थे, तब आप कहानी को कैसे, मेथड क्या रहता था? दूसरा जो मैगजीन्स है, मतलब ये मैं, आप बिल्कुल मत सोचिएगा मैं अपना डंका बजाने के लिए ये बोल रहा हूँ। एक महान, उस सभा में मेरे कॉमरेड रुमा भी प्रेजेंट थी, उन्होंने मतलब जरा विनय दिखाने के लिए, जेनरसिटी दिखाने, नहीं स्टोरी तू पहले पढ़ ले। मैंने पढ़ लिया, एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ लिया मैंने, अब्बा तो बनी इधर संसार गल्प, मैंने पढ़ दिया वो। उसके बाद उनका नंबर आया पढ़ने के लिए, लोग उनके घर जा रहे, जो लोग उसको जानते भी हैं लेकिन उनके ऊपर किसी कारण में गुस्से है, ईर्ष्या बहुत बड़ी काम करते हैं। जो लोग ईर्ष्या करते थे सुनील गांगुली को, वो ये क्या बढ़ रहा है बेकार का, तो देखो वो बुरा कहानी उनको अच्छा लगा इसलिए प्रेज नहीं कर रहे थे, सुनील को छोटा दिख रहा था इसलिए बोल रहे थे। लेकिन सुनील को पता चल गया था कि साला ये तो जबरदस्त लिखता है। उस रात को सुनील के घर में हम गए, रूम में, बंगाल स्टेशन का जो हेरी रोड में वहाँ पे, तो नेचुरली सुनील जो करता है हमने भी वही किया। फिर टैक्सी लेके घर आना पड़ा था। उसके बाद सुनील ने मुझे कहा था तू अपना स्टोरी मुझे दे दे, मैं दिया नहीं। ये एक वैनिटी है, मिडिल क्लास वैनिटी है, आज मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन ये मिडिल क्लास वैनिटी मेरा कैरेक्टर ही बन चुका था उस टाइम, नहीं देता। मैं कलकत्ता का किसी मैगजीन में नहीं लिखूंगा, लिखा है, ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा, लिखा है, काफी मैगजीन में लिखा है मैंने, लेकिन देश या आनंद बाजार के लिए मैं नहीं लिखूंगा। रीजन क्या है? वाई दिल्ली राइटर्स, जैसे देवेश रॉय फेमस स्टोरी राइटर, उन्होंने क्यों कहा ये, इसे कहा था ये आदमी, ये कलकत्ता क्यों नहीं आता? क्यों कलकत्ता में आने से सवाल मैं वो जो मेथड वाली बात आप अगर करें तो आप क्या मेथड देते हो उसको लिखने के लिए? आप 1 महीने के अंदर आपको लिखना है, तो मेथड क्या रहेगा? मेरा सिंपल मेथड है, जैसे मेथड मैं 4 महीने के लिए लिखता हूँ, 1 साल के लिए लिखता हूँ, वही मेथड।
एक बिट्टू का दुकान से कॉपी खरीद के लाता हूँ, 2 पेन होता है, शाई होता है और ब्लैक पेन होना चाहिए, लिख देता हूँ। बिलीव मी, आज तक दिस इज द ओनली क्रेडिट आई हैव इन माई लॉकर। कोई भी मैगजीन वाले मेरा स्टोरीज रिव्यूज नहीं किया, एडिट करने के लिए बोला। एक ने बोला था, मैं उसका सीधा उनका घर में गया, कॉलोन में रहते थे वो, अब तो बेंगलोर चले गए। मैंने कहा आपने ये क्यों चेंज करने के लिए क्यों बोला आपने? ये नहीं, थोड़ा लंबा हो रहा है, लंबा ही छापना है छापो, नहीं तो नहीं छापने दो। बहुत ज़्यादा ही तुम ये सब कर टेंडर होकर पूरा नाटक छापा, पूरा स्टोरी छापा उन्होंने। शुभबुद्ध चौधरी का बात करता हूँ, मतलब मेरा ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, क्योंकि मुझे लिखना नहीं आता है। मैं वो वाला सैनिक हूँ जिसे लेफ्ट राइट नहीं आता, वो राइट लेफ्ट करते करते चलता है। तो वो एक अलग सवाल गया हो गया। रूमा जी का जो क्वेश्चन है उसका ये है कि मुझे अगर इस पोजीशन में लाया जाता, अगर बहुत पैसा मिलता तो उसके बाद मेरा हंगर, मेरा आकांक्षाएं, मेरे अचीवमेंट का जो नजरिया चेंज हो सकता था, चेंज हो जाए। लेकिन क्योंकि एक बांग्ला में उसका वर्ड है अभिमान, एक अभिमान है कि हर जगह हम सेकंड सिटीजन क्यों हैं? हम भी तो बंगाली हैं और अच्छा बंगाली है। ऐसा बांग्ला बोलता हूँ कि कोलकाता में भी इतना अच्छा बांग्ला बोलने वाले कोई नहीं है, ये क्यों होता? तो उसके चक्कर में एक फॉल्स अभिमान, गुस्सा लेके बैठा हुआ था और वो ही मेरा कैरेक्टर बन गया। यही मेरा एक स्ट्रक्चरल चेंजेस है मेरा लिखने का तरीका। तो मैं चाहूँगा कि सर दूसरा सवाल लिया जाए। तो सर अगर आप कोई सवाल अगर आपके पास। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि कहानी लिखते हुए या प्लेज लिखते हुए, मैं कहानी की बात करूँगा कि आपके मन में कैरेक्टर्स कैसे आते हैं? डू यू फोरसी द एंड ऑफ द स्टोरी? कैसे ये एक्चुअली आपके मन में एक होता है? मैं समझ आता है। एक्चुअली विश्व, इतना जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये एक इसका फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, এটা হচ্ছে ডিকনস্ট্রাকশনের মানে হচ্ছে কিন্তু একটা এমন ডেফিনেশন যার পরিধিটা বিশাল ব্যাপ্ত। আজকের যুগে এমন কোনো শিল্পী, সাহিত্যিক, মঞ্চাভিনেতা, বাচিক শিল্পী, পেইন্টার তারা ডিকনস্ট্রাকশনকে ডিনাই করতে পারবে না। আর ডিকনস্ট্রাকশন তারা জানে না কি, ডিকনস্ট্রাকশনের থিওরিটা জানা নেই, হয়তো জানেন কিংবা জানা নেই, ধরে নিচ্ছি জানা নেই, কারণ কঠিন। জ্যাক দেরিদার থিওরি পড়ে বুঝে কথা বলতে পারে শুধু হয়তো ফুকো হয়তো বলতে পারে, বাকি কেউ পারবে না পারারই কথা, কারণ অসম্ভব বিমূর্ত। ডিকনস্ট্রাকশন কিন্তু রিকনস্ট্রাকশনের মধ্যে পড়ে না। ডিকনস্ট্রাকশন মানে হচ্ছে, মানে চেষ্টা করছি সিম্পল ভাষায় বলতে, যে তুই যেটা প্রশ্নটা করলি, যখন নাটকটা লেখো তোমার মাথায় কি থাকে। আমার মাথায় যদি বাধা ধরা ছক থাকে তাহলে ওটা কনস্ট্রাকশন। আর যেহেতু আমার মাথা প্রথম থেকেই আছে, একটা শব্দ কে ইউজ করেছিল, ট্রিগারটা করে তুমি বলছি না, এই যে আমার মাথার শব্দ থাকে একটা জায়গায়, ট্রিগারটা টিপবো, যেটা হওয়ার না সেটা হবে, এই ক্যাটারসিসটা হবে। আর এটা কিন্তু আমার কথা না, এটা জ্যাক দেরিদার কথাও না, ওটা কিন্তু অ্যারিস্টটলের কথা। প্রত্যাশা যদি প্রস্তাবের মতন হয়ে দাঁড়ায় তাহলে সেটা ভালো নাটক বা ভালো কবিতা হবে না। অপ্রত্যাশিত, যেমন তুই দাঁড়িয়ে আছিস, আমিও তোর সামনে দাঁড়িয়ে আছি, আমি তোর সাথে পাচারের মতন কথা বলে যাচ্ছি, তোকে সবাই চেনে, বিশ্বব্রত ভীষণ ভালো, রাগে না, মিটিমিটি হাসে, সে শটান করে চাপেটা ঘাত করলো মাথায়, ওটা অশালীন, সামাজিক অর্থে ভীষণ খারাপ, কিন্তু মারাত্মক নাটকীয়। এটা ডিকনস্ট্রাকটিভ মেথড। এটা যদি কোনো নাট্যকার না বুঝতে পারেন, গল্পকার না ধরতে পারেন, যদি না এটা করা, যদি এটা অভিভাবক হয়ে যায়, গল্পকারের গল্প পড়ে যদি পাঠক অভিভাবক হয়ে যায়, এটা তুমি কি করেছো নিশ্চয়, তুমি থাপ্পড়টা তোমার মারা উচিত হয়নি, তাহলে ওটা সব সামাজিক জায়গা থেকে একদম ঠিক করো, পরিশীলিত ব্যাপার হয়েছে।
কিন্তু দর্শক তোর থাপ্পড় মারে দারুণ খেয়েছে। তুই নিজে দেখ, প্রত্যেক নাটকটা তুই পর্যালোচনা কর, দেখবি তো কোথাও না কোথাও তুই নাটকটাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে সেটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিয়ে দিয়েছিস যেটা পয়েন্ট অফ ডিসকাশনে পৌঁছে গেছে। এটা ভীষণ দরকার। আমি যখন নাটক লিখতে শুরু করি মাথার মধ্যে সবসময় থাকে যে আমার হাতে এরকম খুব মাথা ধরা ছক, অঞ্জন আছে, আমান আছে, সন্দীপন আছে, রুমা আছে, আচ্ছা আর একটা ওকে না দিলে ও মনটা খারাপ হয়ে যায়, ও ভীষণ কাজ করে, ও আছে, আর এও আছে, সে আছে, মানে আপনি বলতে গেলে 8 জন আছে। 9টা হলে ভালো হয়, কারণ একটা লাস্টে একটা লোককে নিয়ে আসতে হবে, সে দৌড়ে আসে আর মরে। তো আমি তার জন্য রনিকে ধরে নিলাম, রনি রিহার্সালে আসতে পারবে না, ও এইটুকু করবে, গামছা গায়ে দিয়ে আসছে করছে, লিখতে থাকি। দ্য থিওরি অফ ব্যালেন্সটাও মাথায় থাকে। এই প্রথম 2টো পাতা শুধু রুমা বিশ্ব কথা বলে যাচ্ছে, অঞ্জন একবার ঢুকিনি, পরে 4টে পাতা অঞ্জনকে ঢুকিয়ে দিলাম। তারপরে দেখলাম যে আর বেশি হয়ে যাচ্ছে, বাড়াবাড়ি হচ্ছে। প্রথম 4টে পাতায় অঞ্জন বিশ্ব আর রুমা, তারপর পরের পাতা শুধু অঞ্জন। তখন অঞ্জনেরটা তোদেরটা কাটতে একটু আবার খারাপ লাগছে, তোরা ভালো অভিনেতা, অঞ্জন আর আমানকে যাতে রাখতে পারা যায় সেজন্য ওদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউশন অফ লেবার অ্যান্ড ইন্টেলেক্ট পাওয়ার বিধিনা। আমার নাটকে বা যে কোনো নাট্যকারের নাটকে গল্প, টানা গল্পটার মাঝখান দিয়েই আমি কিন্তু তার চরিত্রগুলো ঢুকিয়ে দিচ্ছি। গল্পের প্রথম স্ট্যান্ডা বিশ্ব বলবে, সেকেন্ড স্ট্যান্ডা রুমা বলবে, থার্ড স্ট্যান্ডা রঞ্জন, ফোর্থ আমানদীপ, এই আমান, আর ও কি বলে সন্দীপন, সিমই, এরা বলে যাচ্ছে। তারপর সেকেন্ড ড্রাফটে হয় কাজটা, আমার প্রচুর ড্রাফট হয়, এত ড্রাফট হয় যে আমি ভুলেও যাই কোনটা প্রথমে লিখেছিলাম কোনটা শেষে লিখেছি, হয়তো শেষেরটা ছেড়ে দিয়ে প্রথমটা দিয়ে রিহার্সাল চলছে, এরকম হয়েছে। কারণ ড্রাফট করবার সময় চিজিল করা শুরু হয়, মেদ ছড়াতে আরম্ভ করে দিই, মেদ কমিয়ে দিচ্ছি। তারপরে এরকম হয়েছে আমার নিজের উপরে ভরসা নেই বলে আমি দীপঙ্করকে করতে বলেছি, রুমাকে করতে বলেছি, ওরা যা যা সাজেশন দিয়েছে আমি সেটা করেছি। एमोनो होए यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, ऐसा भी हुआ है एक सीन में किसी भी तरह उसको मैं नीटिंग प्रोसेस में ला नहीं पा रहा था, कर नहीं पा रहा था। मैं भूल गया कौन सा नाटक था, मैंने अचानक एक दिन रिहर्सल में मैंने देवराम प्रिया में, रूमा तुम दीपंकर का रोल करो, दीपंकर तुम किस्सा का रोल करो, सब इंटरचेंज एंड जेंडर चेंज करके दीपंकर देवराम प्रिया का रोल कर रहा था, उसमें इसने शुरू किया। और किसी को मैं अंजुन चिमुल पे कहा तू रोल शिमो ने रेपोर्टर का काम कर दिखता रहा। नेक्स्ट डे उसी दिन रात को होल नाइट बैठ के अनबिलीवेबल रिजल्ट हुआ। अचानक दीपंकर का चरित्र के अंदर फेमिनिटी आ गया, तिस्सा का चरित्र के अंदर मस्क्यूलिनिटी अचानक, और वो सीन फैंटास्टिक हुआ था। दीपंकर रूमा के सामने नील होके कह रहे क्षमा करो मुझे, लवेबल सीन कि सम्राट अशोक को बिठा दिया मैंने जमीन पे तिस्सा के सामने, और तिस्सा वेरी प्राउडली वॉकड अवे। अब किस लिए? जलने के लिए, मरने के लिए, पनिशमेंट। तो कोई खास फॉर्मूला अगर तुम फॉलो करोगे फिर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगा। फॉर्मूला मतलब ब्रेक करो, फेल कर जाओ, लेकिन उस फेलियर से जो निखर के आएगा वो तुम्हारा नेक्स्ट प्रोडक्शन में तुम देख पाओगे, नेक्स्ट स्टोरी में देख पाओगे, नेक्स्ट पोएम में देख पाओगे। मैं सर आपको चीज याद दिलाना चाहूंगा कि आप हर नाटक जो भी इतना आते सारे 80 के ऊपर आपने नाटक लिखे हैं, छोटे नाटक को मिलाकर अगर हमने काउंट किए तो आपके करीबन 100 के ऊपर आपके छोटे बड़े नाटक 112 नाटक है। और हर नाटक में एक दूसरे तरीके के पड़ाव रहा है, दूसरे तरीके का एक तरीका रहा है। कुछ तरीकों में मैं शुरू से रहा हूँ, जो तरीके बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स तरीकों से भी आपने काफी सारे नाटकों को अटैक किया लिखने का। जैसे एक किताब पहले ही खरीद लिया, उन्होंने सोचा कि इस पर नाटक लिखा जा सकता है, उसके 3 साल बाद उन्होंने उसके ऊपर नाटक लिखा, लेकिन उस किताब खरीद लिया उन्होंने, उस पर आपने लिखा था जॉन गैब्रियल बुकमैन के ऊपर बेस की एक वो अनावृत आपने लिखा था। तो वो आपने वो किताब एक इकोनॉमिक का एक डिक्शनरी खरीद लिया, उसके ऊपर आपने लिख दिया था उसके बाद। तो
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं नाटकों पर बात अगर आपके ले लिया, जो नाटक हमने लिखे उनमें से इकोनॉमिक्स की डिक्शनरी पहले खरीद ली उन्होंने। 3-4 साल पहले अरे हम घूमने गए थे कॉलेज स्ट्रीट में, तो उन्होंने किताब खरीदी नहीं सर। जो उनकी एक आदत रही है कि वो कॉलेज स्ट्रीट जाते हैं, पहले बैग खरीदते हैं, फिर किताबें खरीदते हैं, फिर किताब भर के फिर वो अपना लेके आते हैं। और उसी दौरान चलते रहते उनके हाथ में एक किताब लगी इकोनॉमिक्स का डिक्शनरी। तो उनको लगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सर इकोनॉमिक्स के छात्र भी रहे हैं एक तरीके से, तो उनको अच्छा लग गया, उन्होंने वो खरीद लिया। बोले कि शायद इससे कुछ नाटक बन जाए, इस अनुमान में उन्होंने खरीद लिया। उसके 3-4 साल बाद आपने उस पर नाटक लिखा था, जॉन गैब्रियल बुकमैन, हेनरी गिब्सन से प्रेरित होकर आपने अनावृत लिखा, जो काफी हिट रहा आपका वो नाटक, बहुत ही खूबसूरत नाटक। और आजकल के स्कैम के ऊपर, आजकल हर्षद मेहता स्कैम और ये सब जो स्कैम के ऊपर बहुत ही तगड़ा नाटक है वो, इकोनॉमिक्स रिपेंटेंस के ऊपर, रिग्रेशंस के ऊपर बहुत अच्छा नाटक है। हाँ, तो सर वही मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो नाटक है उनमें कहानी शुरू से बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल बॉन्ड रहा है, उसका एक जबरदस्त। तो आप अपने कुछ नाटकों के बारे में अगर आप बताएं कि कहानी आपको कहाँ से प्रेरित करता, कितना उसका प्रभाव रहता है इस नाटक में, और कुछ ऐसे नाटक अभी आप लिखना चाह रहे हैं जिसमें कहानी को आप अपनाना चाह रहे हैं, तो वो एक ट्रांजिशन है, थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप। और इसी में मैं एक और चीज जोड़ूंगा सर, क्योंकि ये कहा जाता है कि बहुत कम संसाधन के साथ जो चीजें की जाती है वो एक अचीवमेंट होता है, तो क्या ये कितना सही है? इसी के साथ मुझे याद दिला देना, मैं शुरू यहीं से करता हूँ। हाँ। देखो, एक तो मैं पहले बताना चाहूँगा, यू डोंट टेक मी लिटरेरी सेंस में, मतलब यू शुड हैव द पावर ऑफ टू चीट। तुम चीटिंग नहीं करोगे, फ्रॉड नहीं, चीटिंग नहीं करोगे, तो विश्व इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एग्जिस्ट और एस्टेब्लिश योरसेल्फ एज एन पेंटर और राइटर। और मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं तेरा लिखा हुआ नाटक को मैं हूबहू चोरी कर रहा हूँ, नहीं, ये नहीं। The seed you get. इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, नहीं, ये नहीं। The seed you get. इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मिस्टर शेक्सपियर। वो एक नाटक देखने गया, थ्री विच, 3 बहन को लेके वो नाटक हो रहा था। लिखा था उसका फ्रेंड, वेड सिस्टर्स, हाँ, वेड सिस्टर्स, उसका फ्रेंड। तो देखा बाहर आके जो वो करता, जो दो बड़े पेग लेके बैठ गया और कहा ऐसा क्या लिख रहा था, ये मेरे हाथ में होता पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। तो सबने कहा तो करके दिखा। उसने मैकबेथ नाम का नाटक लिखा नहीं, मैकबेथ इज नॉट ए नाटक, मैकबेथ इज ए हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड का एक्चुअल। उसको ले लिया और क्रिएटिविटी कहाँ दिखाया, थ्री विच, पोंग बोंग चोंग करके उसने मैकबेथ को इंस्टिगेट कर दिया, मरवा दिया, मार दिया सबको। शेक्सपियर का एक चालाकी है, जो मैं भी चालाकी चलता हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल कि हर टाइम मैं अच्छा सा नाटक लिखूंगा, कोई लिख नहीं सकता। लेकिन अच्छा नाटक के लिए अगर मैं कुछ चीज ना लूँ कहीं से, तो लिखूंगा कैसे? अच्छा होगा नहीं, नेवर। चाहे वो कोरोनियस हो, चाहे रिचर्ड द थर्ड हो, चाहे हेनरी द 8th हो, हेनरी द 4th हो, सब में उसने इंग्लैंड का हिस्ट्री ले लिया, लिखा हुआ ही था पहले से, उसको तोड़ मोड़ के थोड़ा प्रेम कहानियां दे के, और देखा इस सब के पीछे अगर एक कुछ मिस्टिक एलिमेंट ना हो तो नाटक खड़ा। एक राजा का इतिहास देखने के लिए कौन किसका इंटरेस्ट है, तो चलो भूत लेके आओ, ठीक है ना। डेनमार्क का भूत आ गया और हेमलेट, बेवकूफ हेमलेट बेवकूफ है, देख रहा है कि उसका बाप को मार दिया उसका चाचा ने, देख रहा है कि उसका चाचा उसका मदर को सिड्यूस किया है, राइट, इलोप कर दिया, देख रहा है कि उसका जो फियांसे का जो बाप है वो बदमाश है, वो खाली सोच है मैं कैसे मारूंगा क्या करूंगा, कैसे मारूंगा नहीं क्या करूंगा, मुझे रिवेंज लेना है, खाली ये सोच रहा है। और उसका बाप बीच में आके कहता तुम कुछ करो। क्या मतलब, मैंने एक डिप्रेसिव है क्या, वो पागल है क्या? फिर उसको ये बताने के लिए यहाँ पे चीटिंग कि तुम जो कर रहे हो उसका हिसाब मैं दे रहा हूँ कैसे करना चाहिए,
संशक्तो या आकृति बार नाम का थिएटर को उनको किराए में लेके गए, उनसे नाटक कराया और उस नाटक में लोगों ने देखा कि मर्डर कर रहे हैं, राजा को मार दिया। फिर हैमलेट का अंदर हिम्मत आ गया कि उसने मार दिया। ये जो द पॉइंट ऑफ डिपार्चर हुआ है ना शेक्सपियर, यहीं से ग्रेटेस्ट है। ये सब चीज आजकल के नाटककार, चाहे उत्पल दत्त हो, चाहे जो भी हो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर भी हो, मैं जानता हूँ कि बड़ा कंट्रोवर्सी होगा। ये जो चीज है, ये रक्तकौरवी में राजा अंधकार में क्या बैठा रहता है, कहाँ से लिया है इसने? ये राजा नाटक में राजा जो अंधकार में बैठा रहता था और नंदिनी कहती थी राजा राजा तुम बाहर आओ। कौन? पढ़ो, लाइन टू लाइन पढ़ो, सोशली पढ़ो, पॉलिटिकली पढ़ो। रक्तकौरवी से थ्रू एंड थ्रू पॉलिटिकल। लेकिन जो राइटर है वो बहुत क्या बिकॉज सोच समझ के पॉलिटिकल करना चाह रहा है, नहीं कर रहा। रविन्द्रनाथ ठाकुर इज पॉलिटिकली अवेयर बट नॉट पॉलिटिकली कन्विंस्ड। शेक्सपियर पॉलिटिकली कन्विंस्ड। दैट्स व्हाई हरल्ड जेरल्ड ने कहा था शेक्सपियर इज द फर्स्ट बोल्शेविक। चालाकी के साथ अगर वो चालाकी नहीं तो चमड़ी उधेड़ देते राजा लोग। एलिजाबेथ उसे चालाकी के साथ राजा का नंगा करके छोड़ दिया सारे नाटक। तो आपने, मैं पूछ रहा था कि किस तरीके से कहानी, कौन से नाटकों में आपकी कहानी का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है, कहानी का प्रभाव ज्यादा रहा है, और अभी आप जैसे अभी जो नाटक, छोटे नाटक, उसमें आप कहानियों को हटा रहे हैं। आपने ये भी बोला है कि कहानी की जरूरत नहीं है, ऐसे भी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन अभी आप बोल रहे हैं कहानी की जरूरत भी है। तो दो एक विरोधाभास, आप विरोधाभास कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा तो तुम्हारा थिएटर भी नहीं होगा, है ना। कॉन्ट्रडिक्शन तो बहुत जरूरी है, रूट कॉज है डेवलपमेंट का। मेरा जो है ये, मेरा नाटक लिखने का जो इंस्पिरेशन है, बाय वर्चू बहुत बचपन में एक खास आइडियोलॉजिकल रोमांटिक धारणाएं बन गया था मेरा। एक रोमांटिसिज्म मुझे हॉन्ट करता था। उसका जो दोगलाबाजी है उस उतना तक मुझे समझ में नहीं आता था। उस आइडियोलॉजी का जो दोगलाबाजी है वो तब समझ में नहीं आता था। उस टाइम उस आइडियोलॉजी का अंदर जो आदमी, पहला आदमी था वो वीएच लेनिन था, चे गुएवारा था, अंडरस्टैंड। प्लस उसके बाद जब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ता जा रहा था, फिर थोड़ा बहुत हम पढ़ना भी शुरू किया, नीचे से पढ़ते थे, तो रोमांटिसिज्म डोमिनेट करता था मेरे नाटक में। अगर तुम क्रोनोलॉजिकली मेरे नाटक को एक एक करके तुम डाइसेक्ट करो, तुम देखोगे मेरे हर नाटक का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो एक खास आइडियोलॉजिकल मेथड के साथ है। चाहे वो मैकबेथ हो, चाहे देवनामपिया हो, चाहे जवाले अजीम हो। में औरंगजेब को जिस ढंग से मैंने बनाया है, औरंगजेब तो खराब है वो, लेकिन औरंगजेब का खराब होने के पीछे सोशल डेफिनेशंस हैं बहुत सारे। डिग्रेड करते थे उसके फादर मदर, उसको मदर नहीं फादर। तो मेरा सारे कैरेक्टर्स सोशली मोटिवेटेड है। थोड़ा सा मजाकी बात कर दूंगा लेकिन बहुत फैक्ट है। मान लीजिए आपको ठंड लग रही है, मान लीजिए मुझे आप पे बड़ा दया आ गया कि आपको इतना ठंड लग रही है, तो मैंने मेरे घर में मुझे कुछ पुराने ऊन का गोला मिला, ऊन लपेटा हुआ, मैंने आपके हाथ में दिया। एक स्वेटर तो दे नहीं पाया, याद में एक तो ये। सेकेंड, एजिंग प्रोसेस। मेरा खाना कम हो गया, मैं चलना फिरना कम हो गया, 2 कदम चलता तो पंप लेता हूँ, तो सारा फुल लेंथ नाटक लिखूंगा कैसे? छोटे छोटे नाटक ठीक है, हंसी मजाक की बात है, लेकिन फैक्ट। इफ यू आर ए प्रोफेशनल राइटर, प्लीज बी शो, आई अपोलोजाइज। प्रोफेशनल राइटर मतलब ये नहीं कि मैं राइटिंग करके मुझे पैसा कमाना। एटीट्यूड इज वेरी प्रोफेशनल। सुबह उठ के लिखना शुरू करता हूँ, रात को खत्म। आजकल नाटक लिखता नहीं हूँ मैं, ड्राइंग करता हूँ, सुबह से करता हूँ, रात को 12 बजे तक चलता है। 6, 7, 8 घंटे में ड्राइंग करता हूँ। ये मेरा एटीट्यूड बनी है। मैं बिलीव करता हूँ इफ यू आर एन आर्टिस्ट, what are you doing man? Why you are not painting? नहीं, अभी तो मैं रेस्ट ले रहा हूँ। किस चीज़ का रेस्ट भाई? सांस लेने में रेस्ट मिलता है? नहीं, अभी मैं सांस नहीं ले रहा हूँ, क्यों मैं रेस्ट ले रहा हूँ? ऐसा कभी होता है? कभी ऐसा हुआ है कि मैं सांस ले तो लिया, हाँ छोड़ना भूल गया,
ऐसा हुआ? प्रोफेशनल मतलब सक्सेस अगर है, सवाल ही पैदा नहीं होता क्या प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल मतलब सक्सेस नहीं है। तुम कितने घंटे, कितने आवर्स तुम कैनवस के सामने खड़े होते हो, कितने घंटे आप टेबल के सामने बैठते हो, कितने घंटे आप रिसाइटेशन करते हो, कितने घंटे आप हाई पिच में, हाई नोट में काम करते हो, लोअर नोट में काम करते हो, ऑक्टेव में कहाँ पे करते हो, कितना बॉडी बिल्डिंग करते हो। इसके थ्रू इसमें एक कहानी बताना चाहूँगा। एक इब्सन के नाटक में कर रहा था। नाटक पढ़ के मुझे लगा कि बहुत ही बचपना है इस नाटक के अंदर, लेकिन ये नाटक अगर मैं इसको लिखूंगा मैं फाटिए दूंगा। वो मास्टर सारा नाटक में एक आर्किटेक्ट, जीनियस आर्किटेक्ट के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन कहीं भी आर्किटेक्चरल वंडर का कोई भी नामो निशान नहीं है। खाली उसका पर्सनल एम्बिशन, मैं ये था, मैं वो था, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने, मेरे बच्चे मर गए थे, उसके बाद क्या हो रहा है? तू पागल है क्या? आर्किटेक्चर को लेके, तुम आर्किटेक्ट को लेके नाटक लिख रहे हो और आर्किटेक्चरल थ्योरम नहीं है, राइट? उसके सब्सटेंस नहीं है, उसके मेटाफोरिक कोई बिजनेस नहीं है। और आर्किटेक्ट, मैंने पूरा नाटक को ऐसा लपेटा कि किसी को पता ही नहीं चला वो इब्सन का लिखा हुआ नाटक है। और वो मेरा एक मैं बताना चाहूँगा, मेरा ज़िंदगी का बहुत ज़बरदस्त फेदर इन माई हैट। रुमा जी को साथ लेके मैं एक बड़ा अच्छा आर्किटेक्ट के घर पे जाके पढ़ने के लिए गया था, पढ़ाने के लिए गया था। वो मैं रीड किया था और उन्होंने जो कहा था, रुमा जी को शायद याद है कि मैं कॉलेज ऑफ शिवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में आर्किटेक्चर लेके पढ़ाई लिखाई किया है, इतना मैंने कभी नहीं पढ़ा। तुमने कहा लिया, कहाँ से तुम पढ़ के आ रहे हो? दुनिया भर का आर्किटेक्चरल किताब जितना पढ़ सकता हो लिखा था मैंने। सेम चीज मैंने लिखा आत्मदाह के टाइम में, दुनिया भर के महाभारत के ऊपर लिखा। तो वो कौन सा नाटक था सर, आर्किटेक्चर वाला? मास्टर बिल्डर। और क्रिटिक लोग उसको क्लेम कर रहे थे, इसने लिखा था। आत्मदाह में आपने वो एक्सेप्ट भी किया, आपने वो भी किया कि what are the references? क्या references? big list of references. उसका जो शुरुआत हुआ था रामाकृष्ण मिशन में, डिस्काउंट में कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब मिल रहा था। कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2 वॉल्यूम में। और उसके बाद वो किताब लेने के बाद, पढ़ने के बाद मैं महाभारत लेके पढ़ना शुरू किया। कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में महाभारत को लेके जो लिखा गया था, वो फर्स्ट जो राइटर थे वो था अमर्त्य सेन का फादर, उनका नाम भूल रहा हूँ। एनीवे उनका फर्स्ट आर्टिकल था। उसके बाद राधा किशन जी का था, सुष्मित चट्टोपाध्याय। वो पढ़ने के बाद मुझे बड़ा मजा आया और मैं उसको उसके बाद रेफरेंस के हिसाब से मैं किताब पढ़ना शुरू किया। क्या हुआ था मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे बड़ा फन मस्ट रिवील एंड फन एक्साइट तो बहुत होना चाहिए। बाद मैं दक्षिणापथ पढ़ना शुरू किया, वो भी अजीब सा ट्रिगर हुआ। हिस्ट्री पढ़ना शुरू, हिस्ट्री के साथ कौसंबी, दामोदर कौसंबी मोस्ट मेरा मास्टर है मेरे। दामोदर कौसंबी पढ़ के मुझे पता चला रामायण इज ए थ्रू एंड थ्रू एरियनाइजेशन। डेक्कन को कॉन्कर करने के लिए एरियन लोग का कहानी, उसी हिसाब से लिखा दक्षिणापथ। इरफान हाबिब को लेके मैंने पढ़ा, उसके बाद मुझे ये भी पता चला इरफान हाबिब बायस्ड है। मुझे बाद में ये भी पता चला। मतलब मुझे ऑलवेज लगता है कोई भी नाटक करो, वेरी वेरी सोशल नाटक जिसमें कोई कुछ भी नहीं है, एक सीआर पार्क का बंगाली का जिंदगी लेके नाटक लिखे हो, फिर भी मुझे लगता है सीआर पार्क का बंगाली का जिसको लेके तुम कर रहे हो, उसका कैरेक्टरिस्टिक एंड मेटाफोरिकल ऑन्टोलॉजिकल हिस्ट्री तुम्हें जानना चाहिए। ऐसा नहीं एक मध्यবিत्त বাঙালি ছিল 2 নম্বর বাজাতে মাছ কিনতো, কেন শুধু কাতলা মাছ কিনতো না শুধু বাটা মাছ কিনতো, এই ইতিহাসটা জানা দরকার। अभी कहानी नहीं आ रही आपके लेखन में, उसको आप हटा रहा हूँ, उसके बारे में आप जो पूछ रहे हो, ये तो कभी जायज नहीं है कि आप लोग जो समझोगे मैं ऐसे लिखूंगा। इतने दिन से 30 साल से
18 घंटे करके मैं लिख रहा हूँ, हैंडराइटिंग भी तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा ना, तो मेरे सोच में गड़बड़ नहीं है, मेंटल टायर्डनेस आ गया, इतना नहीं लिखूंगा, छोटा में लिख देता हूँ, 2 पेज में नाटक लिख देता हूँ। So are you compromising in a way? Nothing, never. Change his strategy. because he is thinking कि छोटे से थोड़े से शब्दों में मैं अगर उस बात को कह सकता हूँ, why not to? इन्होंने नाटक किया है, अंजन ने किया है, एक नाटक ऐसा है 2 पेज का है, कंप्लीट। मैंने कहा तुमको कम लगा, नहीं हाँ बढ़ाओ नहीं, खराब हो जाएगा नाटक। उन्होंने खुद का एक सोलो लिखा था रूमाली के लिए, और डिफिकल्ट सोलो है वो, करने के लिए रेडी नहीं हो रही, लेकिन हुआ। एक लड़की के थ्रू मैं पूरा डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा ह्यूमन सोसाइटी का पूरा दिखा दिया, एक छोटा सा सोलो। इसको मोटिवेट किया मैंने अंजुन को, उसने खुद लिखा है, रिचर्ड III। उससे भी इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये सुनो, ये बहुत जरूरी है। रैबो इज माय फेमस पोइट, मैं रैबो ऑलवेज मुझे उसके साथ लेके घूमता हूँ, मैंने रैबो कर देखो, रैबो पढ़ने के लिए दिया, पढ़ा, वो खुद ही पढ़ते, आजकल तो नेट से सर्च करके पढ़ लेते हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जो रैबो करने के लिए खड़ा हुआ है वो विंग्स के किनारे, मैं घूम के पीछे से गया, जाके मैंने कहा कोई भी बंगाली ऑडियंस नहीं है तो उसको इंग्लिश में कर दे। इधर की इंग्लिश में कर दिया, वो तो स्क्रिप्ट था नहीं ना, उसमें स्क्रिप्ट नहीं था, कर दिया। सेम चीज शेक्सपियर का जो नाटक कौन सा टू और शिमोई का मैकबेथ में खाली मैकबेथ और लेडी मैकबेथ को लेके एक एपिसोड इन्होंने खुद तैयार किया, एग्जैक्टली जिस मेथड से मैं नाटक लिखता हूँ उसी मेथड से किया, क्योंकि उस टाइम मैंने सबको हिला दिया। उसमें रिचर्ड III और 2 विलेन्स एक साथ आके दोनों विलेन को ले आया, मिरांडा को ले आया, ट्रैजिक फ्लॉ। उसके बाद इन्होंने कांसेप्ट पे जोड़ दिया, कांसेप्ट में जोड़ बहुत दिया, ज्यादा फ्लावरी लैंग्वेज को कांसेप्ट में जोड़ दिया, कांसेप्ट में जोड़ दिया। I had this opportunity to work with Pathureshwari. মানে excellent एक metamorphic representation. एकदम ताई पाथुरेश्वरी तक है, तो yes. It's very funny also. पाथुरेश्वरी का very strong representation. और उसमें तेरा एक एडिशन है जो कि बहुत जरूरी है, मैं ऑलवेज कहता हूँ ना, अगर एडिशन नहीं रखोगे तो कैसे होगा? खूबसूरत गाना That old man in the river. Old man in the river. Stepen Tarok. Yes. এই গানটা তুমি দিয়েছিলে। একটা কমন লাস্টকে ঢুকিয়ে সাইকেল নিয়ে। Yes, yes. এই চেঞ্জেসগুলো দরকার, কত সাকসেসের কথা তুই করতেই পারবি না, তোকে অ্যাডভেঞ্চারাস হতে হবে, তুই গর্তে পড়ে যেতে পারিস, লোক ওঠাবার লোক নেই, কিন্তু তোকে করতেই হবে ফর দ্য সেক অফ थिएटर। चाहते हैं कि ये बातचीत और लंबी चले, और लेकिन एक टाइम लिमिट है, तो और मेरा मन एकदम नहीं है कि इसको यहाँ ख़त्म किया जाए, लेकिन ये आखिरी सवाल है, इसके बाद हम समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। सवाल ये है कि इतना लंबा आपका जीवन रहा कलाकार के तौर पे, चाहे वो नाटककार हो, चाहे आप चित्रकार हो या कहानीकार हो, लेकिन प्रभाव अगर आप देखते हैं, आपके आर्टिस्टिक करियर पे सबसे ज़्यादा प्रभाव आप किसका रहा, किस आर्टिस्ट का रहा, या आसपास के लोग? मैं समझ गया, मैं माफ़ी मांग लूँगा कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कोई इंटेंशन नहीं है, जो मैं सर आपका जो प्योर एक क्वेश्चन है उसका प्योर आंसर देना चाहूँगा। कोई भी अपना लैंग्वेज के, मैं जिस लैंग्वेज से बिलोंग करता हूँ उस लैंग्वेज का कोई राइटर या पेंटर का कोई प्रभाव नहीं है मुझे, बिल्कुल नहीं है। सबसे ज़्यादा लिटरेचर में सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो दोस्तोयेवस्की लिटरेचर। एक किसी मिसाल का नहीं करता हूँ, काफ़ी सारे लोग हैं, दोस्तोयेवस्की, उसके बाद काफ्का, फ्रांस काफ्का, उसके बाद एक ग्रुप ऑफ राइटर्स वर्ल्ड वॉर के बाद जो लोग डाडा में मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे, जो आर्टिस्ट लोग राइटर भी थे, उसके थोड़ा
बाद जो उठ के आए थे उनमें से एल्बert कैमू, ऑन्द्रे जीद, उससे पहले बाल्जाक, मतलब जो डार्क राइटर्स हैं, डार्क अंधेरा जिंदगी लेके जो लोग जिन्होंने जो लिखते थे, जो भी कारण हो, कारण मुझे नहीं मालूम, मैं पॉलिटिकल कन्विक्शन इतना ज़्यादा था नहीं कि इनको मैं पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे ना ये अंधकार वाला चीज़ मुझे बहुत पसंद है। रंगीन चीज़, प्यार, फूल, घास, नदी, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इवन महाभारत में एकलव्य मुझे बहुत अच्छा लगता है, कर्ण बहुत अच्छा लगता है, दुर्योधन बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ था लेकिन हार गया, राइट। आर्टिस्ट में दो आर्टिस्ट प्रखर और जबरदस्त मुझे डोमिनेट करते हैं, तो सपने भी आ जाते हैं वो लोग, उनसे मैं भाग ही नहीं पा रहा हूँ। उसमें है, अंजन जानता है, एक है बेकमैन, एक वेरी कॉमनली नोन पिकासो। रीजन क्या है पिकासो का? पिकासो का जो मेथड है उमा जी, वो मुझे बहुत खींचता है, वो कोई मेथड नहीं मानता। सारा दिन वो सोता था, क्योंकि इसलिए सोता था कि रात को उसे जागना है। सारा दिन ब्राक पेंटिंग किया करता था, और एक ही स्टूडियो था उनका। रात को ब्राक सो जाता था, पिकासो पेंटिंग करता था, और कभी उसने सब्जेक्ट नहीं ढूंढा, अब मैं ये बनाऊंगा, वो शुरू कर देता था। मुर्गी बनाते बनाते, भैंस बनाते बनाते, बाइसन बनाते मैटाडोर, जो चाहता था वही बनाता था। उसे लगा फुटपाथ में बेगर्स बैठे हुए थे, वो उसको देख के जो इंस्पायर हुआ। अब ये भी नहीं है कि इंस्पायर हो तो बड़ा उसका ऑरा निकला, ऐसा कुछ नहीं है, शुरू कर दिया। लेकिन उसको लगा जी इसके खाली ब्लू सेल बनाओ, गोल गोल बड़े बड़े। मैं तो देखने अगर पिकासो जैसा होता तो मैं शायद पैसा वाला बन जाता। वो जो चाहता था वही करता था, नहीं मैं ये करूँ। कौन है तुम? घोर पेंटिंग खरीदने आया उस जमाने का संदीपान, वन ऑफ द टॉप मोस्ट हीरोइन, नहीं दूंगा। क्यों? तुम्हारा डिस्टेंस नहीं दिया। एक अमेरिकन ह्यूज पैसे वाला लोग आया, कहता तुम्हें तो कतई नहीं दूंगा, तुम तो बेकार के आदमी हो, तुम सफेद शर्ट पैंट पहनो, लाल रंग का टाई, नहीं देता। उसने एक संदीपन जैसा एक यंग लड़का फोटोग्राफर को हायर किया, तू सारा दिन मेरे साथ रहेगा और मैं पेंटिंग करूंगा। उसने सोचा कि पेंटिंग के लिए बुलाया होगा, पेंटिंग नहीं, एक ह्यूज ग्लास खरीद के लाया। ग्लास का यहाँ से जेट लगाया हुआ पानी, पाइप से पानी दे के ऐसा कर रहा है, कहते ले खींच, फोटो खींच। तूने देखा होगा पेंटिंग, लाइट से भी किया होगा, लाइट से भी किया, ग्राफिक किया उसने, एचिंग। जिंदगी में ऐसा एचिंग, ड्यूरर भी ऐसा एचिंग नहीं कर पाएगा, उसे आता नहीं था। वो टूटे फूटे जिंक प्रिंट में एच करके विश्व को दे दिया। विश्व तुझे अच्छा प्रिंटर है, तू प्रिंट कर। विश्व ने इसको ट्रांसफर पेपर में प्रिंट करके दिए। वन ऑफ द बेस्ट एचिंग पिकासो का। जो चाहता था वही करता था। मैं भी जो चाहता हूं वही लिखता हूं, वही करता हूं। क्या होगा नहीं होगा मुझे अब तो होने का टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया, लेकिन मुझे एक खुशी मिलता है, खूब काम करता हूं। मतलब फेमस ऐसा ना हो सकूं तो ऐसा मेरे गड्डी गड्डी पेंटिंग होगा, लोग उसको धीरे दब के मर जाएंगे। रखने की जगह नहीं है मेरे घर में। बेकमैन उस जमाने का जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट, जब लोग फेमस हो रहे हैं, जर्मन आर्टिस्ट फेमस हो रहे हैं एक्सप्रेशनिज्म में, उस टाइम वो कैरिकेचर टाइप का कैरेक्टर्स बनाता था। अंजन इसको लेके ज्यादा बोल पाएगा, अजीब अजीब किस्म का लोग। और कौन वो लोग, कौन? मतलब मेरा बातों को तुम लोग उल्टा मत लेना। वो समाज के जो बड़े बड़े लोग नहीं होते हैं कि जैसे बंगियों समाज का प्रेसिडेंट, चितन मेमोरियल का सेक्रेटरी, वो लोग, उनको बताता था। वो हाथ पैर बंधा हुआ है, राइट, पेनिस में ताला लगा हुआ है, फिर क्या क्या बनाया है उसने, भयानक खतरनाक। ये तो रहा, नाम भी कम नहीं है, जिसमें से एक नाम तो मुझे लेना बहुत जरूरी है। वो मेरे लिए ईश्वर है, उसको कभी कोई नकल नहीं कर सकता। पिकासो भी नहीं कर पाता, उसने बोल भी दिया था। विंसेंट वैन गॉग। वो इसलिए नहीं खींचता कि बहुत अच्छा पेंटिंग करता था, उसका जिंदगी बहुत मुझे मजा आता है। खाना नहीं मिलता था, प्यार में धोखा खा गया, घूमता रहता था, कभी मजदूर के बैरक में जाके काम कर रहा है, सारा पैसा उनको दे दिया।
एक भी पेंटिंग, मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है वैन गॉग को लेके, उसका भी कोई पेंटिंग नहीं बिका था, मेरा भी कोई नहीं बिका। बिल्कुल सही। ये तीनों, ये दोस्तोयेवस्की, कामू, ऑन्द्रे-जीद, रैबो, बिकमैन, वैन गॉग तो है, सर्वभूतेषु बहुत बड़ा है। हाँ सर। फाइंड सर थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन कि आपने समय निकाला। हमारे कुछ सवाल बहुत रह गए हैं, ऐसे सवाल और भी रहते हैं, तो हम जानना चाहें कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं और किस तरीके से आगे चल रहा है ये चीज़। तो प्रॉब्ली हम पार्ट 2 पे जाएं और भी लोग हम लाएं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, वो भी बात करें इस तरीके से। हम इसको कम्युनिकेट करते हैं यहाँ पे आज। और मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा है ये, एक बायोग्राफिकल चीज़ भी हो रहा है, आर्काइवल चीज़ भी हो रहा है। तुम एक्टर्स जो भी हैं, हाँ, उनको भी बिठाओ, एकदम। उनको भी ग्रिल करो, ऐसे क्वेश्चन करो, है ना, मज़ा आ जाएगा। तो तुम मैजिस्ट्रेट बनोगे और कुछ सोच नहीं रहे हो, ब्रश उठा लिया या पेन उठा लिया, कर रहे हो, तो तुम राइटर या पेंटर बनोगे। सोच के करोगे तो IAS एग्जाम दोगे, और बिना सोचे कुछ करोगे तो फिर इसमें एक ये बहुत ज़रूरी है। एक जर्मन फिलोसोफर, उसका नाम बड़ा अजीब सा है, पूचर, उसने कहा था एवरी एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग, कुछ भी जो कर रहा है बट एक्टिंग ही, It is very true. It is very true. बहुत ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? Cardo o ceniza, ¿cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo?